बताइएगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों, ये जो चरण है इसमें अब सभी का ध्यान अमेठी और रायबरेली की तरफ कि भाई क्या राहुल गांधी, ग्राफिक्स चलाइए, क्या राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या रायबरेली से लड़ेंगे। इशू ये है क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ेंगी। बीजेपी कहती है इशू ही नहीं। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस समय यह है जी, अमेठी में जो कि गढ़ माना गया है, रायबरेली जो कि गढ़ माना गया है गांधी परिवार का, डर रहे हैं राहुल और प्रियंका, कांप रहे हैं। कोई कह रहा है लड़ लो, नहीं कह रहा नहीं लड़। खबर आती है लड़ रहे हैं, फिर खबर आती है खड़गे जी को भेजा है मनाओ। किस लिए मनाओ कि इलेक्शन लड़ लो प्रभु, राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी इलेक्शन लड़ लो। फिर खबर आई कुछ चुनिंदा स्पेशल रूट से कि माता जी सोनिया गांधी जी ने अपने बेटे और बेटी यानी राहुल और प्रियंका, प्ले द ग्राफिक्स अगेन, अपने बेटे और बेटी राहुल और प्रियंका से निवेदन किया है कि इलेक्शन लड़ लो, नहीं तो काडर में यह मैसेज जाएगा कि हार गए हो। एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ प्रियंका गांधी। ग्राफिक्स बनाइए और मेरे को डालिए बीच में। जो सोनिया, अगर मैं ये बात मानूं तो इसमें मेरा थोड़ा सा सेंस बैठता है, पॉलिटिकल सेंस, क्योंकि राहुल और प्रियंका से ज्यादा पॉलिटिकल सेंस तो सोनिया जी में बिल्कुल है। हालांकि वो अपनी एलिंग हेल्थ की वजह से, अपने स्वास्थ्य के चलते वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं, वो राजस्थान से राज्यसभा जाएंगे। बट वो राजनीति समझती जो कि राहुल गांधी अभी तक नहीं सीख पाए। उनकी परिपक्वता, वो परिपक्व हो नहीं पा रहे राजनीति। सोनिया गांधी को बोलना पड़ रहा है बेटा लड़ लो, बेटी लड़ लो, नहीं तो काडर को क्या मुंह दिखाओगे। लेकिन बेटा है कि मानता नहीं, बेटी है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हार का डर है, हार का डर है। असलियत पता है ना, अमेठी में स्मृति ईरानी नाउ, एक तरफ राहुल गांधी एक तरफ स्मृति ईरानी। विजुअल्स नाउ। अमेठी में स्मृति ईरानी 2014 में हारी, लेकिन 2019 में जीती। और जीतने के बाद एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ स्मृति ईरानी। अनिल, विजुअल्स ऑन एयर। राहुल गांधी एक तरफ, प्रियंका नहीं, एक तरफ राहुल गांधी एक तरफ स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने 2019 का चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी को नाको तो चने चबवाए, लेकिन अमेठी में ऐसी पैठ बना ली, जिसे कहते हैं पैठ, जड़ पे पैठ बना ली कि राहुल गांधी आने से भी घबरा रहे हैं। कांग्रेस के वोटर, कांग्रेस का काडर प्रोटेस्ट कर रहा है, आंदोलन कर रहा है कि आ जाओ नेताजी, देश भर में यात्रा कर रहे हो, देश भर में मोदी को हराना चाह रहे हो, यहां तो आ जाओ। जहां से कभी चुनाव लड़ते थे, जो कभी गढ़ होता था, वहां तो आ जाओ। लेकिन क्या आएंगे राहुल गांधी? 24 घंटे और बचे, 24 भी नहीं, 20 घंटे और कुछ मिनट। कल 5 बजे से, कल शाम, एंड मार्क माय वर्ड्स, कल शाम 5 बजे से पहले अनाउंसमेंट हो जाएगा। मेरी माने तो 12 बजे के आसपास कांग्रेस पार्टी अनाउंस कर देगी। आज अनाउंस करना था लेकिन नहीं किया, घबराए। वहां प्रियंका गांधी तो रायबरेली से बीजेपी ने तो अनाउंस कर दिया। इसका मतलब बीजेपी को पूरा भरोसा है कि प्रियंका वाड्रा नहीं लड़ने वाली है। इसका मतलब प्रियंका गांधी वाड्रा ऑलरेडी बैकफुट पे है। आप समझ रहे हैं कैसा है कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इस समय। ग्राफिक्स आगे बढ़िए विजुअल से। राहुल गांधी इलेक्शन लड़ रहे नहीं, और ये मार्क की जगह मैं जब आपसे बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़ रहे हैं। हां, कहने के लिए कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इलेक्शन लड़ रहे हैं? खड़गे साहब नो, राहुल गांधी नो, प्रियंका वाड्रा नो, कमलनाथ नो, अशोक गहलोत नो। आप 1 दर्जन बड़े नेताओं का नाम लीजिए कांग्रेस पार्टी में। जिस नेता का नाम आपको याद आता हो उस नेता का नाम जहन कीजिए, और वो नेता कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा है।
या तो कोई कह रहा है तबीयत खराब है, कोई कह रहा है बिजी हूं, कोई कह रहा है मेरे घर में कोई दिक्कत है। अब समझिए, जब बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता दर्शकों, तो कहते हैं पेट में दर्द है, दिल पे हाथ रख के बोलेंगे गैस हो रही है। ये वो हालत हो रही है कांग्रेस में, बहानेबाजी की हद हो रही है कांग्रेस में। और ये इट ऑल ट्रिकल्स डाउन फ्रॉम द टॉप। राहुल और प्रियंका जब इस तरह की बहानेबाजी कर रहे हैं, खबर मतलब माहौल बनाया जा रहा है, खड़गे जी डिसाइड करें, सीईसी ने कह दिया, सोनिया जी से निवेदन किया है, लड़ लो इलेक्शन। अरे भाई लड़ना है तो लड़ो, हारना तुम्हें ऐसे भी, हारना वैसे भी अमेठी में। स्मृति ईरानी इज रोरिंग टू गो, है हिम्मत तो लड़ो लड़ो। प्रियंका वाड्रा कहने के लिए मोदी को ये कर देंगे, एक इलेक्शन तो लड़ो, एक इलेक्शन तो लड़ो। अच्छा, रायबरेली से नहीं लड़ना, कहीं और से लड़ लो, चूज तो करो। कैसे लीड करोगे, कैसे लीड करोगे? यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। मेरे साथ बीजेपी के राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी होंगे, मेरे साथ राहुल देव जी होंगे, अनुराग भदौरिया होंगे, रत्नाकर त्रिपाठी होंगे, रेणु मित्तल होंगी, रीना गुप्ता होंगे आम आदमी पार्टी की। लेकिन एक और खबर है इस अमेठी के अलावा। धीरज, जरा कैसरगंज के विजुअल्स चला दो। जी हां, कैसरगंज, बृजभूषण शरण सिंह वाले कैसरगंज की बात कर रहा हूं दर्शकों, बृजभूषण शरण सिंह वाले कैसरगंज की। उसका ग्राफिक आने दीजिए, फिर आपको और बताता हूं। जल्दी अनिल, जल्दी मूव करा करो, जल्दी क्विक। कैसरगंज, ये जो आप देख रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह, कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह नहीं, लेकिन ये जो बीच में है सफेद शर्ट में, करण सिंह, सुपुत्र बृजभूषण शरण सिंह, छोटे बेटे हैं बृजभूषण शरण सिंह के। एक बेटे तो ऑलरेडी विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, उसी एरिया से, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह को नहीं, उनके बेटे को दिए, जिसकी की कास लगाया जा रहा था, जिसका की आकलन किया जा रहा था काफी समय से कि करण को टिकट मिल सकता है, करण सांसद बने। लोग कह रहे हैं इससे क्या हुआ, विपक्ष कह रहा है उसी परिवार में तो दिया, बृजभूषण को नहीं दिया तो उसके सुपुत्र को दे दिया। वहीं बीजेपी में जो लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप समझ नहीं रहे हैं, बीजेपी वालों ने पूरी बृजभूषण शरण सिंह के परिवार की डायनामिक्स ही बिगाड़ दी है करण सिंह को टिकट देके। वो सब इंटरनल डायनामिक्स से किसको मतलब है? जिस तरह के इल्जाम बृजभूषण शरण सिंह पे थे, उसके बाद विपक्ष कह रहा है कि उनके परिवार के किसी को भी टिकट देना सही नहीं है। करण सिंह अपने आप को युवा नेता कहते हैं, पॉलिटिकली एक्टिव है, हां एक्टिव है। क्या वो जीत सकते हैं? बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि वो जाएंगे, वो कैंपेन करने नहीं, जब वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो ये वाले विजुअल्स ऑन एयर कीजिए। बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि मैं करण सिंह के साथ नॉमिनेशन करने जाऊंगा साथ में। इसका मतलब फुल सपोर्ट है। डिफैक्टो बृजभूषण शरण सिंह ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने बेटे को लड़ाया, तो विपक्ष कह रहा है क्या फर्क पड़ा। बीजेपी कह रहे भाई आरोप बृजभूषण शरण सिंह पे थे, उसको नहीं दिया, लेकिन फिर आप परिवारवाद वाला जो आप एंगल उठाते हैं उस पर आप क्या करेंगे, उस पर क्या करेंगे? तो ये सारी चीजें हैं। और ये दो आज की बड़ी खबरें हैं, चाहे वो राहुल गांधी प्रियंका गांधी की हो कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं कि नहीं, या फिर कैसरगंज की। तो उत्तर प्रदेश इज सेंटर टुडे। एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह है, एक तरफ उनके सुपुत्र हैं करण सिंह। करण सिंह इलेक्शन जीत सकते हैं, किसी से बात करिए तो बोलते हैं दबदबा वाला एरिया है, बृजभूषण शरण सिंह जिस पे हाथ रख दें, करण सिंह तो तब भी सुपुत्र है। रत्नाकर त्रिपाठी पे हाथ रख दें तो रत्नाकर त्रिपाठी इलेक्शन जीत जाए, बाकियों की क्या बात है। ऐसा दबदबा है बृजभूषण शरण सिंह का। तो देखते हैं क्या, पूरा पैनल जरा ऑन एयर कर दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और आज शायद खेती नहीं करी है उन्होंने, ऑफिस में बैठे हैं अपने, अनुराग भदौरिया, कांग्रेस के नेता है रत्नाकर त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार रेणु मित्तल जी भी हैं, और आम आदमी पार्टी की नेत्री और वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं रीना गुप्ता जी, रीना जी भी जुड़ी हुई हैं। मैं सबसे पहले रत्नाकर त्रिपाठी जी आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूं, और फिर अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं। जरा विजुअल चलाइए, एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह, एक तरफ करण सिंह, एंड आई वांट राहुल देव, अनुराग भदौरिया एंड रत्नाकर त्रिपाठी ऑन दिस। रत्नाकर त्रिपाठी जी, उसके बाद राहुल और प्रियंका पे जाएंगे, लेकिन पहले जरा ये तो समझाइए कैसे देख रहे हैं आप? करण सिंह जीत तो जाएंगे, आपको क्या लगता है? देखिए ऐश्वर्य जी, मुझे बड़ा दुख हुआ
दुख हुआ। आप मुझे इतने सालों से जानते हैं और आपने मुझसे कहा कि ब्रिजभूषण, मैंने आपसे नहीं कहा, मैंने कहा किसी पे भी, अरे मैंने आपसे नहीं कहा भाई, मैंने आपकी फोटो देखी, मैंने कहा आप पे हाथ रख दिया तो आप भी जीत जाएंगे। अब बात समझिए, इस तरह सुनिए, बात समझिए, बोलिए सर। मेरी नहीं, मुझे नहीं समझना। अच्छा, मत समझिए। ऐसी भीख, ऐसी चीज भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। मुझे अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह के समर्थन से प्रधानमंत्री बन जाऊं ना, तो मैं आपके दरवाजे पे चौकीदार बनना पसंद करूंगा। आजमा के देख लीजिएगा। अच्छा। और दूसरी चीज जान लीजिए, परिवारवाद तो साला कांग्रेस में है पूरा, सारा का सारा। तो बीजेपी में है नहीं, करण भूषण से उनके लड़के तो है नहीं। अनुराग ठाकुर जी ने जब प्रतिनिधिमंडल गया तो उन्होंने कहा था कि कोई भी एक सदस्य इनका नहीं लड़ेगा WFI में, लेकिन हिडन चीज यह थी कि आगे लड़ाएंगे। आप सरकार कैसा खेल खेलती है देखिए। दिसंबर 2023 में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड करती है। अब मार्च में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है एडहॉक कमेटी डिसॉल्व करके उसको कहती है भाई तुम अपना कराओ। IOA जो है वो सरकार तो है नहीं, सरकार ने जो सस्पेंशन किया था उसका क्या किया? सरकार चुप बैठी है, क्योंकि सरकार जो है ना, जो आपने मेरे बारे में कहा, हाँ ये कहिए कि अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह नरेंद्र मोदी जी के सर पे हाथ रख देंगे तो वो गोंडा से चुनाव जीत जाएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा छोटी हुई है आज, और कोई नहीं हुआ है। झूठ बोलने में इन लोग का कोई सानी नहीं है। तुम्हारे सरकार बनावी हो तो तुम्हें ओछा में ओछा बॉस हो। देखिए रत्नाकर जी, जो ये सुनिए, हो गया। नहीं, सुनिए। नरेंद्र मोदी तो वाराणसी से 13 तारीख को नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी या प्रियंका, नहीं सुनिए रत्नाकर जी, यू कांट गो ऑन। नरेंद्र मोदी तो बनारस से, जहां के आप रहने वाले हैं, 13 तारीख को नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कब कहां से कर रहे हैं? दिक्कत यह है आपके सेनापति ऐसे हैं जो कहते हैं तू चल मैं आया। नहीं, सुनिए, अरे सुनिए साहब, सुनिए त्रिपाठी जी, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू अभी, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। काम डाउन त्रिपाठी जी, काम डाउन, अभी आई एम नॉट टॉकिंग। दो तरीके के नेता होते हैं, एक कहते हैं आई एम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और एक होते हैं तू चल मैं आया। आदमी पीछे मुड़ के देखता, बोला है ये नहीं कोई भैया, हो क्या रहा है? कांग्रेस पार्टी की व्यथा ये है। नहीं तो मुझे जरा समझा दीजिए राहुल देव जी, ये इस तरह की खबरें आ रही हैं, CEC ने डिसाइडेड। रत्नाकर जी, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू नाउ, प्लीज काम डाउन। राहुल देव जी, सुधांशु जी आ रहा हूं, ओनली 3 पीपल, सुधांशु जी, राहुल देव जी एंड अनुराग भदौरिया, रेणु जी आ रहा हूं उसके बाद। राहुल देव जी, नहीं तो इस तरह की खबरों का क्या मतलब है? CEC ने डिसाइड कर लिया है, खड़गे जी डिसाइड करेंगे कि राहुल और प्रियंका इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं। उसके बाद सोनिया जी ने फिर निवेदन किया है राहुल और प्रियंका से कि भैया इलेक्शन लड़ो, काडर को मैसेज नहीं जाता। ये किसी को भी कॉमन सेंस से समझ आता है कि अगर आपका नेता नहीं लड़ेगा तो काडर तो डिसहार्टन होगा ही ना। सबको समझ आ रहा है कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है। इट्स अ क्लियर मैसेज। राहुल देव जी, देखिए ये मैं समझता हूं कि हर कांग्रेसी और हर भारतीय इस समय जानना चाहता है, जिसकी भी रुचि है राजनीति में और चुनावों में, कि अमेठी और रायबरेली में क्या फैसला करती है कांग्रेस पार्टी, और उसकी दुविधा समझ में आ रही है। बहुत कठिन दुविधा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अगर कोई भी मान लीजिए इनमें से अगर अमेठी से नहीं लड़ता तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि राहुल गांधी फ्रंट पे लड़ नहीं रहे हैं। वो लगातार लड़ रहे हैं, पूरी पार्टी के लिए सब जगह जाके प्रचार कर रहे हैं। तो जो चुनाव का मोर्चा है उस पर वो पूरी तरह सक्रिय हैं और प्रियंका भी सक्रिय हैं। सवाल है कि एक जगह जो उनके परिवार से जुड़ी हुई है, 2 चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं, वहां पर इस बार वो लड़ें कि ना लड़ें, ये फैसला उनको करना है। मैं समझता हूँ कि बहुत कठिन फैसला है। अगर मुझसे पूछा जाए तो अगर वो दोनों पूरी तरह से लड़ते हुए कांग्रेस के लिए 100% अपना समय और श्रम देते हुए अगर न लड़ें तो एक ही बार में उनके ऊपर ये जो परिवारवाद का आरोप लगाया जाता है वो खत्म हो सकता है और वो अपना सारा समय कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में, उसके कार्यकर्ताओं को, उसके उम्मीदवारों की ताकत बढ़ाने में लगा सकते हैं। ये एक तर्क है, ये अकेला तर्क नहीं है कि वो खुद जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक मनोबल नहीं बढ़ेगा कांग्रेसियों का, कार्यकर्ताओं का। मैं इससे सहमत नहीं हूँ।
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हमारे बड़े बड़े नेता रहे हैं, जो बिना चुनाव लड़े अपनी पार्टी को के लिए समर्पित रहे हैं और उसको ऊंची ऊंचाइयों पर ले गए हैं। Those are अब ये called इनको फैसला करना है। नहीं राहुल जी, अब ये those are बड़ी called विचित्र चीज हो strategists। जाएगी राहुल जी, बहुत राहुल जी, those are called strategists। मैं आपको रोकता नहीं हूं, टोकता नहीं हूं, बट those are called strategists। इस समय जो कांग्रेस की सिचुएशन है, आप बताइए, खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं, ठीक है, प्रियंका वाड्रा लड़ रही है, नहीं लड़ रहे हैं, आप देखिए कमलनाथ लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, अशोक गहलोत लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, केसी वेणुगोपाल लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, जयराम रमेश लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं। ये जो लोग जो सारा स्ट्रेटेजाइज करते हैं, वो सारे लोग जो टिकट डिसाइड करते हैं, वो सारे लोग जो बोलते हैं रोज आके मोदी शाह को हराएंगे हम, ऑल्टरनेट, दे डोंट हैव द गट्स टू कम आउट एंड फाइट द इलेक्शंस। जब आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है, जब मेरे अंदर हिम्मत नहीं होगी, तो मैं अपने लोगों को कैसे मोटिवेट करूंगा कि चलो चढ़ाई करनी है, चलो लड़ना है? ये कैसा है? बेसिक सेंस है राहुल जी। क्विक रिस्पॉन्स उसका सुधांशु जी। ये निश्चित रूप से ये दुविधा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये दुविधा है और ये सवाल है कि जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी नेता हैं पार्टी के, वो खुद चुनाव में क्यों नहीं हैं, और अगर सभी लंबी लिस्ट है, अगर वो नहीं होंगे तो फिर कैसे वो ये विश्वास दिलाएंगे कि अपने कार्यकर्ताओं को कि भाई वो गंभीर हैं और लड़ना चाहते हैं। ये बड़ा सवाल है, इसका कांग्रेस ही जवाब दे सकती है। दिक्कत यही है सर, आजकल जितने भी सवाल पूछो जवाब सिर्फ कांग्रेस ही दे सकती है, और कांग्रेस जवाब देती नहीं है। सुधांशु जी, एक तरफ राहुल और प्रियंका हैं जो इलेक्शन लड़ने को अमेठी और रायबरेली से तैयार नहीं है, दूसरी तरफ आपकी पार्टी है यानी बीजेपी। रीना जी आपकी बात नहीं, आम आदमी पार्टी, मतलब आप बोलते हैं आम आदमी पार्टी, लगता है बीजेपी है जो कि कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह से, नहीं तो करण सिंह, यानी उस परिवार के अलावा कोई नेता नहीं है आपके पास वहां पे। आप परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं। कांग्रेस कह रही है देखो कितने संगीन आरोप थे, वो उनको नहीं दिया तो उनके बेटे को दे दिया। कोई और है नहीं नेता बीजेपी में कैसरगंज से। सुधांशु जी देखिए, जो राहुल देव जी ने कहा, मैं उन्हीं की बात का समर्थन करता हूं। कांग्रेस, और थोड़ा उसको आगे बढ़ाता हूं, उन्होंने कहा जरूरी नहीं कांग्रेस में कि जो लड़े वही बड़ा नेता बन सके। कांग्रेस में बगैर लड़े ही बड़ा नेता बनता है। आज तक कांग्रेस के जितने प्रधानमंत्री हुए ये बगैर लड़े बने। मनमोहन सिंह जी कैसे बने सबको पता है, नरसिम्हा राव जी कैसे बने सबको पता है, राजीव गांधी जी 31 अक्टूबर 84 सुबेरे उनको नहीं पता था कि शाम को प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी कैसे बनी थी, वो इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में वो नहीं लड़ रही थी। कोई भी प्रधानमंत्री पहली बार में जनता से लड़के नहीं आया। जवाहरलाल नेहरू जी 0 वोट मिले थे, गांधी जी की कृपा से बन गए। तो बिल्कुल सही है, कांग्रेस की स्ट्रेटजी एकदम साफ है कि हमें तो एक आर्टिफिशियल नेतृत्व तो खड़ा करना है। एक बार आदमी पद पे आ जाता है, फिर कहा जाता है अब ये किसी तरह इसको नेता बन ही जाएगा। मगर राहुल गांधी जी उस स्ट्रेटजी में भी फेल हो गए। अब बताइए, उनके स्वर्गीय पिताजी 400 सीटें लेके आए थे, वो 44 सीट पे ले आए। राजीव गांधी जी के जमाने में 1984 में उत्तर प्रदेश में 85 सीटें होती थी, 84 कांग्रेस से जीती थी, एक हारी थी, अब वो एक जीतने पे ले आए। और देखिए नेता का अंतर क्या होता है। हमारे मोदी जी, उन्होंने तय किया कि वो बनारस से चुनाव लड़ेंगे। उससे पहले के 2 चुनावों में 2004 और 9 में हमें 10-10 सीटें मिली थी केवल लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, और विधानसभा में हम क्रमशः 52, 47 और 52 विधायक पाए थे। हमारा मत प्रतिशत 18 पे आया था। यह होता है नेता कि आए, खड़े हुए और 73 सीटों पहुंचा दिए। यह नेता नहीं होता कि अपनी खानदानी जागीर से भी भाग खड़े हुए और वायनाड जाकर किसी तरह जान बची तो लाखों पाए, कम से कम किसी तरह हम लोकसभा में पहुंच के आए। और आज की अब चुनाव की बात करता हूं, देखिए अगर इनके अंदर क्षमता होती तो भाई सोनिया गांधी जी राज्यसभा के रूट से गई, वैसे वो रायबरेली में नामांकन भर के चली जाती और आराम से जीत के आ जाती। जो ये दावे कर रहे हैं ना बीजेपी की 150 सीटें आएंगी और साफ होने जा रहे हैं, इस दावे में रत्ती भर की भी अगर हैसियत क्षमता होती तो ये इनको इतना देर नहीं लग रहा होता। और देखिए भदौरिया जी बैठे हैं, इनके अखिलेश जी, अरे भैया कन्नौज की सीट, और आपको लग रहा आपका परिवार का सदस्य नहीं जीत पाएगा जब तक खुद अखिलेश जी नहीं लड़ेंगे। यानी कन्नौज में तो होना चाहिए भैया मैं लैंप पोस्ट को भी टिकट दे दूंगा तो जीतेगा, मगर हैसियत यह है कि उन्हीं के परिवार का सदस्य लड़ रहा था, उसे किनारे करके कह रहे हैं नहीं नहीं अब खुद अखिलेश जी लड़ेंगे। तो भैया अपनी पर्सनल सीटों पे लड़ने की जो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें जीतने का कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे हैं, वो आकर सारा ज्ञान बखार रहे हैं। तो मुझे लगता है देश की जनता इसको भली भांति समझती है ये कितने खोखले दावे हैं
और इसके पीछे कितनी हकीकत है, कांग्रेस की जो दुविधा है उससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ती है। नहीं, आपने सब बोला, कैसरगंज पे भी थोड़ा बोल देते सुधांशु जी। कैसरगंज पे आप नहीं बोल रहे, बृजभूषण शरण सिंह पे नहीं बोल रहे, करण सिंह पे भी तो बोलिए। करण सिंह भी तो सुपुत्री हैं माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह के, और उनके ऊपर क्या आरोप है आप भी जानते हैं। नहीं, और अगर अभी आप सुधांशु जी बोलेंगे कि कुछ नहीं है तो फिर आपने बृजभूषण शरण सिंह को ही टिकट क्यों नहीं दिया? देयर मस्ट बी अ रीजन ना, कुछ कारण होगा कि आपने बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया, तो किसी और को क्यों दे दिया? करण सिंह को ही दिया आपने, उन्हीं के बेटे को दिया, तो फिर आप किस मुंह से कांग्रेस को बोलेंगे या फिर सपा को बोलेंगे? जी देखिए, हम एकदम स्पष्ट एक बात कहना चाहते हैं, बार बार इस बात को स्पष्ट किया जा चुका है, परिवारवाद और परिवार में अंतर होता है। किसी भी व्यक्ति का, नेता का बेटा राजनीति में नहीं आ सकता, बेटी राजनीति में नहीं आ सकती, दैट इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। पूरी पार्टी परिवार की हो जाएगी वो बात अलग है। जैसे लालू प्रसाद यादव जी के, मेरा साला जब तक बच्चे छोटे रहे, फिर मेरी बीवी, फिर मेरा एक बेटा, फिर दूसरा बेटा, फिर दूसरी बेटी, फिर तीसरी बेटी। मुलायम सिंह जी का मेरे भाई शिवपाल, फिर मेरे भाई रामगोपाल, फिर मेरा भतीजा धर्मेंद्र, फिर मेरा बेटा, और फिर मेरी बहू। तो यह होता परिवारवाद। और देखिए नए नवेले जो आम आदमी पार्टी आए, अरे भाई सुनीता केजरीवाल जी वो अब प्रचार करें, कोई समस्या की बात नहीं है। यह बताइए, स्टार कैंपेनर्स में नंबर 1, मतलब अरविंद केजरीवाल जी के बाद नाम सुनीता केजरीवाल जी का, किस हैसियत से भाई? चलिए, अरविंद केजरीवाल जी तो जेल में है, इसका मतलब नंबर 1 सुनीता केजरीवाल हो गई। पार्टी के सारे पदाधिकारी किनारे। ये वो पार्टी जिसने अपने संविधान में लिखा था कि केवल एक बार अध्यक्ष बनेगा संयोजक, और वो भी 3 साल के लिए। वैसे 2021 में संविधान में संशोधन कर दिया। संविधान की बात करते हैं, सब पार्टियों ने अपने अपने परिवार में संविधान में संशोधन कर रखा है ताकि परमानेंट सी जिनपिंग मॉडल की तरह इनके शासन चलता रहे। और आज उनकी पत्नी पार्टी के हर बड़े नेता से ऊपर, वो संजय सिंह से ऊपर, आतिशी मरलेना से ऊपर, सौरभ भारद्वाज से ऊपर, कोई भी बड़ा नेता उस सबसे ऊपर है। वो ये होता है परिवारवाद। तो जैसे पूंजी और पूंजीवाद में अंतर है। पूंजी सबको चाहिए जीवन यापन करने के लिए, पूंजीवाद यह है कि सारी पूंजी मेरे पास होनी चाहिए। जवाब दे दो ऐश्वर्या जी, आप यही बोलेंगी क्या? परिवार और परिवारवाद में। ऐश्वर्या जी और कोई बोलेगा? अब यही बोलते रहेंगे। रीना जी आप भी बोलेंगी अभी। अरे रिलैक्स करिए अनुराग जी, राहुल देव बोल रहे थे तब आप कुछ नहीं बोले, रत्नाकर त्रिपाठी बोल रहे थे तब आप कुछ नहीं बोले। यही आप लोगों के साथ दिक्कत है, पेशेंस नहीं है जरा सी भी। रिलैक्स कीजिए, पूछ रहा हूं। अरे रिलैक्स कीजिए, ज्यादा आपको दिक्कत है तो आपकी मर्जी है सर, जबरदस्ती में किसी को नहीं बिठाता हूं। प्लीज अनुराग जी, हमेशा ऐसे नहीं अच्छा लगता मेरे को। थैंक यू, प्लीज रिलैक्स। सुधांशु जी प्लीज, आई डोंट वांट दिस पैट। थैंक यू, प्लीज अंडरस्टैंड। सुधांशु जी आपने सबके बारे में बोला, आपको सुनीता केजरीवाल, आपको अखिलेश यादव, डिंपल यादव सब है, क्यों आप बृजभूषण शरण सिंह पे आज नहीं बोल रहे हैं? क्यों आप कैसरगंज पे आप नहीं बोल रहे हैं? क्यों आप नहीं बोल रहे हैं कि कैसरगंज में, हाँ ऐश्वर्य, हमारे पास बृजभूषण शरण सिंह के परिवार के अलावा कोई और नेता नहीं है, इसलिए क्या आपने, जिनका एक सुपुत्र ऑलरेडी विधायक है, चलिए उनकी काबिलियत होगी, नहीं चलिए उनकी काबिलियत होगी, क्या करण सिंह के अलावा कोई और नेता नहीं है? सुधांशु ये भी जवाब कैसरगंज में प्लीज दीजिए। अब सुनिए जी, बताइए। अगर कोई ये कहे कि किसी व्यक्ति के परिवार अनुराग जी होल्ड ऑन, पे आरोप है तो दूसरे परिवार पे नहीं होना चाहिए। अनुराग जी बीच में नहीं, चुप रहिए। कहें तो मुख्तार अंसारी, हामिद अंसारी के परिवार के हैं। नहीं सुनिए, हाँ, अगर ये तर्क माना जाए तो मुख्तार अंसारी हामिद अंसारी के परिवार के, तो मतलब इसके आधार पे हामिद अंसारी की अच्छाई मुख्तार अंसारी मानी जाए या मुख्तार अंसारी का दोष हामिद अंसारी में माना जाए। और सुन लीजिए, सोमनाथ चटर्जी कम्युनिस्ट पार्टी के थे और उनके पिताजी जो थे रेणु जी, वो हिंदू महासभा के थे। रीना जी also। तो मतलब ये आपका कहना कि नहीं साहब पिता ने ये किया, तो मुझे हामिद अंसारी मुख्तार अंसारी बता दीजिए। नहीं, मुख्तार अंसारी, हामिद अंसारी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव सब ठीक है, अरविंद केजरीवाल, उनकी धर्मपत्नी सब ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, क्या बीजेपी के पास, इससे पहले मैं सपा और आपके पास जाऊं, बीजेपी के पास कैसरगंज में बृजभूषण शरण सिंह के सुपुत्र काबिल होंगे बहुत, करण सिंह को आपने दिया है, लेकिन क्या उनके अलावा कोई और नेता नहीं था कैसरगंज में? भारतीय जनता पार्टी इतनी विराट पार्टी है। सुधांशु जी बिल्कुल, आपको बात बताते हैं जी।
देखिए, पार्टी जब टिकट का निर्णय लेती है नमस्कार भैया, तो सभी अनुराग जी होल्ड ऑन, आ रहा हूं करके सवाल का जवाब लेने दीजिए। यानी पार्टी के साथ उनका संबंध क्या रहा है, कितने लंबे समय क्षेत्र में प्रभाव है, विनेबिलिटी क्या है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के देती है, तो उसके आधार पर निर्णय लिया। अब आप ये कह रहे हैं कि उनके परिवार के एक सदस्य पे आरोप है, तो इसलिए बेटे को दोषी माना जाना चाहिए, तो मैंने इसीलिए आपको मुख्तार अंसारी, हामिद अंसारी का उदाहरण दे दिया। ओके, ठीक। तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए था इसमें? नहीं, किसके लिए दोषी माना जाना चाहिए? किसी के अनुसार से कुछ नहीं होता है सर, जनता के अनुसार होता है, जनता डिसाइड करेगी। अनुराग भदौरिया पहले और उसके रीना जी आ रहा हूं। प्रोफेसर साहब बोलिए, थोड़ा पेशेंस रखा कीजिए भदौरिया साहब। कैसरगंज के मुझे सवाल देखो, 25 मिनट का भाषण सुनने हम लोग नहीं आते, कोई किसी को भाषण नहीं दे रहा है। अगर आपको राहुल देव जी और अनुराग, सुनिए अभी कन्नौज में प्रोफेसर साहब बात सुनिए, 13 मिनट बाद तो आए हैं सुधांशु जी, मेरे को सवाल पूछना है, आपके हिसाब से पूछूंगा क्या? क्या हो गया है? रिलैक्स कीजिए, हाँ बोलिए। हार से इतना डर गई है कि आए पाए साए बोलना शुरू कर दी। आप केसरगंज में पूछ रहे हो वो हामिद अंसारी पे चले जा रहे हैं, आप केसरगंज में पूछ रहे हो तो राहुल देव को भाग जा रहे हैं, आप केसरगंज में पूछ रहे हो तो अरविंद केजरीवाल के वहां चले जा रहे हैं, आप केसरगंज में पूछ रहे हो तो वो इधर उधर भाग। अरे भैया कन्नौज में पूछा, कन्नौज का जवाब दे दो ना। कमाल की भारतीय जनता पार्टी की सब दिक्कत है, आपका भाषण सुनने हम लोग नहीं आते हैं, एक ही बात को 20 बार बोलने की हम लोग की आदत नहीं है। सुनिए, आपकी हिम्मत नहीं हुई 25 मिनट के भाषण जो आपने दिया उसमें एक बार भी आप बोल देते जनता के बारे में। क्या बोला आपने? अगर कन्नौज से अखिलेश जी लड़ रहे हैं तो महंगाई से उसका क्या लेना देना, महंगाई कम करने तो आपकी जिम्मेदारी थी ना। अगर अरविंद केजरीवाल की पत्नी अगर वो सुनीता केजरीवाल प्रचार कर रही है तो उसके बेरोजगारी से क्या लेना देना भैया, ये बताइए। बेरोजगारी कम करना तो आपकी जिम्मेदारी थी। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर अमेठी से राहुल गांधी लड़े हैं ना लड़े, उससे महिला अत्याचार पे क्या लेना देना था? महिला अत्याचार तो आपके टाइम बढ़ा है भैया, आपको न्याय देना चाहिए था। आप इन मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते, किसानों पे चर्चा नहीं, क्या भाई क्या दिक्कत है आपको? आप जनता के मुद्दों पे, हिंदुस्तानी जो लोग हैं उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते, आप व्यक्तिगत पॉइंट करके राजनीति करना चाहते। इसके मतलब आप मुद्दा विहीन हो चुके हो, आप भटक चुके हो, आपने हार मान ली है। जब आदमी व्यक्तिगत बातें करना शुरू कर दे और आए बाएं साए बोलना शुरू कर दे तो समझो वो जनता की बात नहीं कर रहा है। इसलिए जनता के मुद्दे क्या हैं? आप प्रचार में तो शायद जाते नहीं होंगे, अगर जाते तो शायद सुधांशु जी आप इतनी इंटेंसिटी से जो बोल रहे थे ना, लेक्चर दे रहे थे, अभी आपको बोलते टाइम जीव लड़खड़ाती। आप ग्राउंड जीरो पे जाइए, जनता पकड़ लेगी आपसे और 2 ही सवाल पूछती, महंगाई बेरोजगारी, तब आप क्या करेंगे जरा बताइए तो? और आपसे पूछेगी महिला पहलवान के बारे में, तब क्या करेंगे? आए साहब बोलेंगे, कन्नौज भाग जाएंगे या दिल्ली भाग के बात करने लगेंगे। कमाल की बात करते हैं आप भैया, सत्ता में आप हैं, जिम्मेदारी आपकी है कि भैया आपने 205 लाख करोड़ का कर्जा क्यों ले लिया, इसमें हमारी क्या गलती, विपक्ष क्या गलती है? कर्जा आपने लिया 1.5 लाख करोड़ का, 150 लाख करोड़ का कर्जा 10 साल में, इसमें विपक्ष का क्या लेना देना? डॉलर आपने बढ़ा दिया 43, यहाँ रुपए के मुकाबले करीब डॉलर 83 रुपए का हो गया, इसमें विपक्ष का क्या लेना देना बताइए? मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हुआ, इसमें विपक्ष का क्या लेना देना? विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है? जरा आपसे पूछना चाहता हूं मैं सीधी सी बात, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब आपके पास होता नहीं है, लेकिन आप दुनिया की बात, विपक्ष की बात करेंगे। अरे भैया, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी निभाइए, डर इतना डरते क्यों भाई? सत्ता तो चाहिए, सत्ता चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए, सत्ता सत्ता, लेकिन सत्ता की जिम्मेदारी नहीं चाहिए। सत्ता की जिम्मेदारी के लिए विपक्ष है। अगर यहां पे महंगाई बढ़ी है तो वो 1947 में जिम्मेदार है, अगर बेरोजगारी बढ़ी है तो 1950 जिम्मेदार। कमाल है यार प्रभु, आपने देश को बर्बाद कर दिया है, देश को बर्बाद कर दिया सुधांशु जी। और सुनिए, और ये जनता के पाप के भागीदार हैं आप, जो जनता के मुद्दों पे बात नहीं करते, पाप के भागीदार हैं आप। जनता क्या डिमांड कर रही है आप बात करते हैं 1950, जनता को डिसाइड करने देते हैं। कमाल की बात, जनता ने डिसाइड कर लिया तभी तो परेशान है। अच्छा, आपने 20 बार एक सवाल पूछा और 20 बार जब से पूछा इधर उधर भाग जाएंगे। कमाल है भैया, कब तक भागोगे? रीना गुप्ता युवाओं के युवा नहीं 10 सेकंड। अच्छा बोलिए, 30 बोलिए, 30 सेकंड बोलिए। युवा बेरोजगार आत्महत्या कर, आप उस पर नहीं बोलते। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता है, आप उस पर नहीं बोलते। किसान आत्महत्या करता है, उसका एमएसपी गारंटी नहीं होती, उस पर आप नहीं। 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया है और फिर कहोगे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारे देश की होगी, उस पर आप चर्चा नहीं करोगे। कमाल की भाई, भारतीय जनता पार्टी होगी हर चीज का जिम्मेदार विपक्ष। सत्ता पक्ष में हम होते हैं तो हम जिम्मेदार, विपक्ष में होते हैं तो हम जिम्मेदार। अरे प्रभु, ये मीडिया के माध्यम से कब तक देश को आप उलझाते रहोगे, झूठे जुमले बोलोगे? मीडिया भी साथ जोड़ने रीना वाली गुप्ता है। जी, रीना जी, रीना जी, आपको 20 सेकंड, रीना गुप्ता जी, 4 जून के बाद आपको 20 सेकंड नहीं देंगे। स्टिक टू 1 वर्सेस 2, कांट यू अंडरस्टैंड? रीना जी, अनुराग जी अभी हो गया। ओके अनुराग जी, रीना गुप्ता, रीना जी, थैंक यू। देखिए बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि सत्ता के लोभ के लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ भी करने को तैयार हैं। प्रज्वल रवन्ना जैसे मास रेपिस्ट, मास बलात्कारी के लिए वोट मांगने को तैयार हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह
जिस पे हजारों महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप है, उसके बेटे को टिकट देने के लिए तैयार है। आज मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है इस भारत में रहने वाली एक नारी होने के नाते कि आपने हम में से किसी की एक नहीं सोची, और फिर आप बोलते हैं मंगलसूत्र की आप बात करते हैं। खबरदार, आपको कोई हक नहीं है मंगलसूत्र की बात करने का। मंगलसूत्र पे तो आपने उसी दिन लात मार दी जिस दिन आपने प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांगे। कितने घरों के मंगलसूत्र उसने बर्बाद करे, और सिर्फ एक सीट के लिए आपने उसके लिए वोट मांगे। आपको पता था, सबको पता था कि उसने कितनी सारी महिलाओं के साथ बलात्कार किया है, और एक सीट के लिए आपने अपना जमीर बेच दिया, आपने सब कुछ बेच दिया कि एक सीट मिल जाए। वही आपने कैसरगंज में करा कि आपने एक सीट के लिए फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को आपने टिकट दिया। अब आपको क्लियर है कि पूरे देश के सामने आप बेनकाब हो चुके हैं। पूरे देश को समझ में आ गया है कि सत्ता के लालच में आप देश को बेच चुके हैं। आपने पैसे वैसे ही पूरे देश की सारी संपत्ति अपने दोस्तों के नाम कर दी, और अब देश को यह भी क्लियर है कि आप संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आप आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आप दलितों का, पिछड़े वर्ग का, सबका आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने आपकी हार आपको नजर आ रही है। जब आपको हार नजर आती है तो आप क्या करते हैं? आप अपने फेवरेट टॉपिक पाकिस्तान पे पहुंच जाते हैं, और वही आपने शुरू कर दिया। अब आप पाकिस्तान की बातें करने लगे। 10 साल से आपका देश पे राज चल रहा है। 10 साल में आप ये नहीं गिना पाए कि आपने महिलाओं के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, वो कुछ आप नहीं बता पा रहे हैं। फिर से वही कि मंगलसूत्र आपका बेच दिया जाएगा। मंगलसूत्र तो उसी दिन गिरवी हो गया जिस दिन आपका पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया और आपका सरसों का तेल 250 रुपए के पार हो गया। मंगलसूत्र सुन रहे हैं ना सुधांशु जी? तभी गिरवी हो गया था। अब किसी के पास मंगलसूत्र बचा है? जब 25,000 का सोना था, एक मिनट खत्म करने दीजिए मेरे, प्लीज बोलिए आराम से। जब 2014 में 25,000 रुपए सोना था, आज 75,000 रुपए सोना है। मंगलसूत्र बचा किसके पास है सुधांशु भाई? और मुझे बहुत दुख होता है कि सुधांशु भाई जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसा कुतर्क दे रहे हैं कि परिवारवाद क्या है और पता नहीं क्या गोल मरोड़ करके कैसे आप जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या आपकी मजबूरी है कि आप एक यौन शोषण आरोपित, और एक नहीं हजारों महिलाओं ने उस पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, उसके बेटे को आप टिकट दे रहे हैं? एक सीट आप कम जीतते तो क्या होता? आप तो 400 सीटें जीतने वाले हैं, तो एक सीट में क्यों आपकी जान अटकी हुई है? किसी और को वहां से टिकट दे देते। कम से कम इस देश की बेटियों को, इस देश की महिलाओं को ये तो लगता कि आप उनके साथ खड़े हैं। लेकिन हम सबको क्लियर हो चुका है, देश की कोई महिला सुधांशु जी क्विक आंसर, वोट नहीं देने वाली। सुधांशु जी क्विक आंसर। ओके रीना जी, रेणु मित्तल जी आ रहा हूं, राहुल देव जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं। सुधांशु जी क्या, नहीं सिर्फ उसमें पूछ रहा हूं। ओके ऐश्वर्या जी मेरा ये कहना, प्लीज आप जवाब दीजिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, क्या बृजभूषण शरण सिंह सचमुच उनका इतना दबदबा है कि पूरे विपक्ष के ये जो आलोचना है बीजेपी सह रही है, मतलब उस एरिया में? ब्रिज जी, सुधांशु जी मेरे को। ऐश्वर्या जी मैं थोड़ा आपत्ति दर्ज करूंगा। 1:4 डिबेट है और सब लोग लंबा लंबा प्रवचन देने के बाद कहा जाएगा क्विक आंसर, तो नॉट पॉसिबल। अच्छा ठीक है, लंबा दीजिए, के बोलने के बाद मुझे मौका दिया जाए, अन्यथा सुधांशु जी सवाल मुझसे हैं। सुधांशु ना रीना जी भदौरिया से पूछ रही हैं, ना भदौरिया जी त्रिपाठी से पूछ रहे हैं। जब मोदी, एक सेकंड रिलैक्स अनुराग जी, सबका ऑडियो डाउन सिवाय मेरे, रिलैक्स। सुधांशु जी जवाब देना यार, क्या एक सेकंड सुधांशु जी, सुधांशु जी जब मोदी जी 1 वर्सेस 500 कर सकते हैं, जवाब देना शुरू, पूरा विपक्ष वर्सेस नरेंद्र मोदी है, तो सुधांशु वर्सेस 5 तो चलता है। चलिए पूरा टाइम लीजिए, चलिए। ओके मैं तो बिल्कुल तैयार हूं। थैंक यू। ये नहीं हो सकता ना जय हिंद कि फिर आप समय कहेंगे। नहीं पूरा लीजिए। जय हिंद, जय हिंद। मगर सवाल सारे जय हिंद। ओके ठीक है, जय हिंद। बताता हूं, चलिए। ये रीना जी जब आक्रोश में बोल रही थी कि जिस व्यक्ति ने इतनी महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उसका संरक्षण देने के लिए, तो मुझे लगा शायद ये शाहजहां शेख के बारे में बोल रही है, जिसमें अनुसूचित जनजाति की कितनी ही महिलाओं ने किस किस ढंग की बातें लिखी, और उसके बाद सारा सेकुलर शांति उसके ऊपर बनी रही। मुझे लगा कि जब ये बोल रही हैं तो शायद ये उन महिलाओं के लिए भी बोल रही हैं जिनके के लिए इनके राष्ट्रीय संयोजक
अरविंद केजरीवाल जी ने मजाक उड़ाया था विधानसभा में खड़े होकर कश्मीर फाइल्स के मुद्दे पर, जब 1, 2, 4 नहीं पूरी कौम के लिए कह दिया गया था कि हिंदुओं कश्मीर घाटी छोड़ के चले जाओ और अपनी महिलाओं को छोड़ जाओ, तो हंस के मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे कि वो फिल्म को यूट्यूब पे डाल दो। महिलाओं के प्रति कितना इनके मन में सम्मान है। तो ये बगल में बैठे हुए भदौरिया जी, जब बच्चियों ने आत्महत्या कर ली थी तो इनके नेता ने कहा था लड़कों से गलती हो जाया करती है। ये शायद महिलाओं के सम्मान के लिए दिल्ली में बैठी हैं। वो छोड़िए पुरानी बात, तंदूर कांड क्या हुआ वो सब जला दिया गया, अलग है। ये शायद उन महिलाओं के लिए बोल रही होंगी जिसके लिए केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने कहा था कि कई हजार लड़कियों के साथ किस ढंग का अत्याचार केरल में हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर 300 महिलाओं के बारे में बात कही थी। नहीं, वो महिलाएं नहीं, उसमें कुछ नजर नहीं आता है। अरे वो सेकुलर शांति है, उसके ऊपर सेकुलर मौन धारण करके रखना है। और यहां जो आपने ब्रजभूषण शरण सिंह पे कहा, तो मैं जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले उसको पद से हटाया गया, ब्रजभूषण शरण सिंह पद से हटे। नंबर 2, उसके बाद कुश्ती एसोसिएशन ने जांच की, उसके बाद दूसरी जांच उसके ऊपर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की शुरू हुई, उसके बाद तीसरी जांच दिल्ली पुलिस की शुरू हुई और वह जांच कोर्ट के दिशा निर्देश में चल रही है। और उसके बाद टिकट नहीं दिया गया। मगर मैं पूछना चाहता हूं, यह शाहजहां शेख से लेके कश्मीर में जिन लोगों ने महिलाओं के साथ किया था, वो आकर प्रधानमंत्री के साथ रेड कारपेट वेलकम में बैठ के बातें करता था। उसके लिए आपके मुख्यमंत्री खड़े होकर मजाक उड़ा रहे थे विधानसभा के पटल के ऊपर। और आपने कहा रीना जी पाकिस्तान की बात हम तो नहीं लाए, ये तो पाकिस्तान का फवाद चौधरी बोल रहा है मंत्री कि मोदी नहीं आना चाहिए, बीजेपी नहीं आनी चाहिए भारत में, और राहुल गांधी जो बोल रहा है सच है। और ये वही फवाद चौधरी है, मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, जिसने पाकिस्तान के मंत्री के रूप में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कहा था कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा है। यह फ्लोर ऑफ द हाउस पे सरकार के मंत्री का बयान था। और यह वही है जिसका जवाब हमने फिर घुस के वो मारा था, जिसपे खड़े होकर ये कहते थे कितने मरे, कौवे मरे, कि पेड़ गिरे, बिल्डिंग गिरी, कि पेड़ गिरे, ये सारे सवाल कह के सबूत मांगते थे। तो हम नहीं लाए हैं बीच में। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, इसके साथ साथ रेवन्ना की बात पे मैं कहना चाहता हूं, सरकार किसकी आप कह रही, सबको पता था। सरकार तो कर्नाटक में कांग्रेस की है, सबको पता था और कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की। सबको पता था, सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया। सबको पता था, सरकार ने जाने दिया। 10 सेकंड अनुराग जी, आ रहा हूं। क्योंकि राजनीति करनी है, उन महिलाओं के प्रति सहानुभूति होती, आ रहा हूं रीना जी, गिरफ्तार किया जाता। ओके। और मैं अंत में कहता हूं, मणिपुर को लेके, अब सुनिए, मणिपुर को लेके मैं पुनः कह रहा हूं, भदौरिया जी को चैलेंज देके और त्रिपाठी जी को चैलेंज देके, पिछले 2 साल से आपने दिल्ली में मणिपुर को लेकर बहुत कुछ बोला है, इंफाल में क्यों नहीं बोला है? इंफाल में एक प्रदर्शन नहीं किया है, इंफाल में आपने एक नोटिस नहीं दिया सरकार के खिलाफ, इंफाल में आपने मणिपुर विधानसभा में सरकार के खिलाफ नोटिस नहीं दिया, क्योंकि आपको मणिपुर की महिलाओं से हमदर्दी नहीं है। दिल्ली में राजनीति करनी है मणिपुर को लेकर, अन्यथा जवाब दीजिएगा कि मणिपुर में कोई प्रदर्शन, कोई नोटिस, कोई अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं है। मुझे इसका जवाब चाहिए। अब बिल्कुल एक्सपोज है कि किसके मन में क्या सहानुभूति है और कौन क्या छलावा कर रहा है, यह बिल्कुल साफ है। मैंने हर चीज का जवाब दे दिया, महिलाओं के सम्मान से लेके, पाकिस्तान से लेके, मणिपुर से लेके, और ये जो अनुराग भदौरिया जी नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं, इनके तो नेता आजम खान है। लोकसभा अध्यक्ष की पीठ पर बैठी हुई महिला के साथ बदतमीजी की और 3 दिन तक माफी नहीं मांगी, और ये कह रहे हैं भाई साहब सुनिए, आपकी प्रत्याशी वोट जिहाद बोल रही है। वोट जिहाद तो बड़ा सेकुलर संगीत है ना, वोट से जिहाद नहीं है। पीएम ने आज उसको डिस्गस्टिंग कहा। भदौरिया जी जवाब दीजिए। पीएम ने आज उससे वोट से डिस्गस्टिंग, एक सेकंड जिहाद बोल रही है, ओके, और जिहाद का नाम आते ही अखिलेश जी सजदे में आ जाते हैं। नहीं, वो कहने का मतलब वो नहीं था, वो कहने का मतलब। अनुराग जी रिलैक्स, अनुराग जी रिलैक्स, आपका टाइम आ रहा है, रिलैक्स। अनुराग जी आपका टाइम आएगा, रिलैक्स। कहियो, अरे आपका तो मानना है आपका टाइम आ गया तो रिलैक्स कीजिए अनुराग जी, ऐसे बोलने से फायदा नहीं है, ऑडियो नहीं जाता। रेणु मित्तल जी, हालांकि सुधांशु जी, अभी तक मेरे को यह समझ नहीं आया कि अगर सपा ने गलती की या आम आदमी पार्टी ने गलती की, तो वो गलती करके आप कैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह के सुपुत्र करण सिंह को टिकट देना, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। 2 wrongs डोंट मेक 1 right। बहरहाल वो आपका डिफेंस है, डिसाइड जनता करेगी। रेणु मित्तल जी, ये क्या प्रॉब्लम है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ? व्हाई कांट दे जस्ट कंटेस्ट एन इलेक्शन?
वो इलेक्शन लड़ क्यों नहीं सकते? ये क्या खबर है खड़गे जी डिसाइड करेंगे, फिर आता है सोनिया जी डिसाइड, सोनिया जी ने बोला है मेरे बेटा बेटी लड़े इलेक्शन, नहीं तो काडर को क्या मैसेज जाएगा? ये कांग्रेस पार्टी को हो क्या है? फिर इसमें क्या ये फिर मतलब ईवीएम और कभी इलेक्शन कमीशन पे क्या ये वो देते हैं, इल्जाम लगाते हैं, बहाने ढूंढते हैं। इनकी पार्टी की हालत तो देखिए। देखिए, जहां तक अमेठी और रायबरेली का सवाल है, वो पार्टी जो है वो डिसीजन ले चुकी है बहुत दिन पहले। एक ये स्ट्रैटेजी के तौर पे उन्होंने कहा सीक्रेट रखेंगे लास्ट मिनट पे। अब तो बीजेपी का कैंडिडेट भी आ गया कि चेंज ना हो जाए। अब मैं तो इस ना स्ट्रैटेजी से एग्रीमेंट में हूं, ना मैं इसमें हूं कि इस तरह से पॉलिटिक्स करी जाए। आप पॉलिटिक्स करना है, खुल के पॉलिटिक्स करिए, सामने आके पॉलिटिक्स करिए। चुनाव लड़ना है लड़िए, नहीं लड़ना मत लड़िए। तो ये जो कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली करे, देखिए जो बात है कि खड़गे जी डिसाइड करेंगे, ये बेतुक की बात है। डिसाइड तो गांधी फैमिली को ही करना है। गांधी फैमिली डिसाइड करेगी कि कौन उस फैमिली से लड़ेगा। दोनों फैमिली की सीट है। प्रॉब्लम यह है कि कोई राहुल शायद चाहते नहीं कि प्रियंका चुनाव लड़े। कोई एडवाइजर्स के बीच की लड़ाई भी है। एडवाइजर्स एडवाइस कर रहे हैं राहुल गांधी को कि ये बहुत बड़ी नेता बन जाएंगी, आपको ओवरशैडो कर लेंगी, एक बड़ी पावर सेंटर बन जाएंगी। वो सारे में चुनाव प्रचार कर रही हैं त्रिपाठी जी को ऑनर कीजिए लेके, क्योंकि कौन मैनेज करेगा चुनाव, ये सब इश्यूज हैं। और ये इश्यूज फैमिली के अंदर ही रिजॉल्व होने हैं। कोई और है नहीं, वरुण गांधी को ला नहीं सकते क्योंकि वो एक और पावर सेंटर बन जाएंगे और उनकी मां बीजेपी से चुनाव लड़ रही है। आप बात समझिए, काफी सारी है। प्रियंका गांधी वाड्रा जोरबाग में पाक में वरुण गांधी के साथ वॉक कर सकती हैं, पॉलिटिक्स पे डिस्कस कर सकती हैं। और ये सिर्फ ये नहीं कि मैंने देखा हो या एक दो पत्रकार ने उन्हें देखा हो, वो जोरबाग दिल्ली के जो लुटियंस वैली में उसमें रहने वाले हर एक व्यक्ति जानता है कि किस दिन किस टाइम कौन से पार्क में प्रियंका गांधी और वरुण गांधी और परिवार के लोग वॉक करते हैं साथ में। सिक्योरिटी वाले लोग हैं, सीआईएसएफ पूरे पार्क को कवर कर लेती है। मतलब ये लोग जनता को क्या समझते हैं कि घास खा रही है जनता? दोनों ठीक है ना, आपके नहीं देखिए वो पारिवारिक संबंध है। दोनों के बीच में अच्छे संबंध, नहीं अच्छी बात है, रहना चाहिए। गांधी और प्रियंका, लेकिन जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? कजन्स हैं, फर्स्ट क्लास। नहीं, वो पॉलिटिक्स अलग है। अगर सोनिया गांधी नहीं चाहती कि राहुल गांधी के लिए एक बड़ा कंपटीशन सामने आए तो वो नहीं अलाउ करेंगी। वो भी तो माँ है ना जो डिसाइड कर रही है अपने बच्चों। और देश नहीं डिसाइड कर, यही तो दिक्कत है रत्नाकर जी। पॉइंट टेकन रेणु जी। मतलब बेटा जरूरी है, देश जरूरी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की रियलिटी है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, दैट्स द रियलिटी। ये असलियत है कांग्रेस पार्टी की, त्रिपाठी जी, जो भी रेणु मित्तल जी ने कहा एज ए जर्नलिस्ट। अब आप नहीं बोल सकते कि सुधांशु जी कह रहे हैं। आपने जितना समय सुधांशु जी को दिया, आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं। बोलिए, एक मिनट बोलने दीजिए। अनुराग जी रिलैक्स कीजिए। बीजेपी की हैसियत और क्षमता नहीं है, बीजेपी की हैसियत और क्षमता नहीं है कि ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ कोई एक्शन करे। आप उसको निलंबित नहीं कर पाए। 23 दिसंबर 2023 को, अभी पिछले साल 4 महीना पहले जेपी नड्डा से ब्रिजभूषण ने मुलाकात की। वो नॉमिनेशन में जाएगा, जिसको दिल्ली कोर्ट ने कह दिया कि तुम्हारे खिलाफ फिर से जांच नहीं मानेंगे। आपकी हैसियत क्षमता नहीं है, आप बलात्कारियों के संग रहते हैं। देवराजे गौड़ा आपका जो यूनिट का था बेंगलोर का, उसने चिट्ठी लिख के कहा था जून 2023 में, जब रेवन्ना ने 89 मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ स्टे लिया था कि ये बलात्कारी है, इसको टिकट पर दिलवाइए। आपने कहा कि नहीं वो जो देते देते। राम दुलार गौड़ दुधी का विधायक 25 साल जिसको सजा मिली बालिका के आरोप में, उसको आपने जानते बूझते टिकट दिया। आप क्या बोलेंगे कि जलाया गया तंदूर में? आपने लड़की को हाथरस में जला दिया डीजल से, उठा करके गोहरी पे, गोबर के उपलों पे। ओके, अनुराग भदौरिया मल्टी नाउ। अनुराग भदौरिया देखिए, ओके त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया मल्टी। देखिए अफसोस होता है सुधांशु जी जैसे लोग, जवाब देना होता है उनको रमन्ना चले जाते हैं पाकिस्तान पे। हम बात करें हिंदुस्तान की महिलाओं के साथ अन्याय हुआ तो पाकिस्तान की बात करना शुरू कर देते, तो थोड़ा सा मन नहीं कचोटता सुधांशु जी, अंदर से थोड़ी तकलीफ तो होती होगी जब महिला पहलवानी की बात होती है, जब आप हाथरस की बेटी की बात होती है, बीएचयू की घटना की बात होती है, उन्नाव की बेटी की बात होती है, या रमन्ना जैसों के साथ आपकी जब बात होती है तो थोड़ा सा दिल तो कचोटता होगा ना। तो रटी रटाई बातें जो आप आज 20 साल से बोलो वो भी आज बोलोगे। मैंने जब महिलाओं पे अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी या उनके नेता का नाम आएगा तब आप पुरानी बातों को खोल खोल उसको बचाने की कोशिश करोगे और अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश करोगे और पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे दोगे। बस हो गए पाक साफ। अरे आप 40 मिनट में 30 मिनट बोले सुधांशु जी,
और आपने हड़का के टाइम लिया है। याद रखिए 4 जून के बाद 30 सेकंड नहीं देंगे ये ऐश्वर्या जी। अच्छा। याद रखिएगा ये बात। अरे भैया 40 मिनट तो मुझे आए नहीं हुए। अरे पता है, छोड़िए ना। अरे कहां आप, अरे वो पूरे डिबेट को डीरेल करना चाह रहे हैं, मत पड़िए उस पे। अरे वो भाई 12 पे आए हैं, राहुल देव जी ने शुरू करा, इनको पता नहीं है, इनको आपसे अपना पर्सनल स्कोर को सेटल करना है, ये मैं जान समझ गया हूं। वाह, बोलो बतौरिए। हाँ, आज खेती नहीं की आपने। सुधांशु जी आज बोलना चाहिए था। मुझे तकलीफ है, रमन्ना जैसे लोग हमारी पार्टी में, इसी वजह से आज हम हार रहे हैं। मुझे तकलीफ है कि महिला पहलवान के साथ अन्याय हुआ है, इसके लिए मैं दुखी हूं, क्योंकि हम महिलाओं का सम्मान करने वाले लोग हैं। तकलीफ है कि हमारे पास ऐसे विधायक आए जिनको सजा मिली रेप कांड में। मैं बहुत तकलीफ में और दुखी हूं, और मैं डिफेंड नहीं कर पाऊंगा। भैया नमस्कार करके चले जाते, अच्छा लगता। हम रीना गुप्ता जी, राहुल जी, सुधांशु जी के बाद आखिर में आपके पास आऊंगा। यू एनालाइज बोथ द साइड्स। रीना जी। ऐश्वर्या जी देखिए, जैसे जैसे 2 चरण बीत गए और दोनों चरण में भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनकी बुरी हालत हुई है। अच्छा, आप देखिए धीरे धीरे डेस्परेशन और बढ़ेगा और पाकिस्तान की बात होगी, वही जो उनके फेवरेट टॉपिक है, और डेस्परेशन बढ़ेगा और इस तरह की उलझुल बातें होंगी, क्योंकि 10 साल में आपने कुछ किया ही नहीं। अगर 10 साल में आपने काम किया होता तो जैसे आम आदमी पार्टी कहती है, डंके की चोट पे कहती है, अगर हमने काम किया हो तो हमें वोट देना। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारा मंगलसूत्र कोई ले जाएगा, पाकिस्तान ये कर देगा, फलाना हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। हम कहते हैं हमने स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, बढ़िया शिक्षा दी, बढ़िया रोजगार दिया, तो हमें वोट देना। लेकिन आज तक मैंने जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं सुना कि उन्होंने देश में किया क्या पिछले 10 साल में। पिछले 10 साल में पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को देने के अलावा पूरे देश को बर्बाद कर दिया। कुछ काम किया होता तो आज मंगलसूत्र और मुगल और मटन और पाकिस्तान ये सब नहीं करना पड़ता। आप जनता को बताते, देखो हमने आपके लिए ये सब किया, इसलिए हमें 5 साल और दो। अब कह रहे हैं अभी तक तो ओके सुधांशु जी, पिक्चर बाकी है। ओके रीना जी, ट्रेलर इतना भयावह था कि अब पिक्चर देखने की क्षमता नहीं है। 10 साल का ट्रेलर होता नहीं है वैसे। सुधांशु जी काउंटर टू ऑल, और फिर राहुल जी आपके पास आ रहा है। सुधांशु जी ओके। देखिए, मैं कहना चाहूंगा त्रिपाठी जी पहले जोश में बोल गए कि जून 2023 में रेवन्ना के बारे में शिकायत आई। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, दिसंबर में आई करके देख लीजिएगा, इन्होंने यही बोला। जून 2023 से आज हम मई 2024 में आ गए। किसकी सरकार है कर्नाटक में? जून 2023 से लेके मई 2024 तक कर्नाटक में किसकी सरकार है? साफ हो गया। अब रीना जी की बात का जवाब देता हूं। ये देखिए आवाज इको हो रही, जरा ठीक करवा दीजिए। हाँ, आवाज ठीक कीजिए। एंडिंग बात का जवाब देता हूं। कहते जोर जोर से कितना काम किया है, इतना काम किया है कि जिसको चोर चोर कह रहे थे उसके चरणों में जाके गिर पड़े। गजब है साहब। अगर दिल्ली में आपको यह हैसियत होती कि आपने काम किया था, तो जिसको चोर बेईमान जाने क्या क्या कहा था, उस कांग्रेस के चरणों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस रामलीला मैदान में अन्ना को अपना गुरु माना था, वहां लालू प्रसाद यादव के समर्थन में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जो हमने काम किया है तो वो काम पूरी दुनिया को दिखाई पड़ता है कि 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है। 54 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट दिए हैं, 11 करोड़ लोगों को शौचालय दिया है, 16 करोड़ लोगों को नल से जल दिया है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है, 4था बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनाया है, भारत के हर राज्य में एयरपोर्ट हो गया है, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं, 2रे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले पहले देश बने हैं। और रही बात पाकिस्तान की, तो हमारा फेवरेट टॉपिक नहीं है, पाकिस्तान के फेवरेट टॉपिक आप लोग हैं। पाकिस्तान कोट करता है राहुल गांधी को, पाकिस्तान कोट करता उनको, और उस पाकिस्तान को हम उस हैसियत में लाके खड़ा किए कि तब आता था घुस के मार के चला जाता था, अब हम जाते हैं और घुस के मार के चले आते हैं, और जितना वो चिल्लाता उससे ज्यादा आप चिल्लाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं सुधांशु जी, जवाबी कव्वाली सरहद के इस पार और उस पार से सुनाई पड़ती। तो मैंने एक संक्षेप में यह भी बताया कि हमने काम क्या किया 10 साल। ओके, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, क्या कौड़ियां उठ रही हैं उस नेता की जो पाकिस्तान से बोल रहे हैं? क्या कौड़ियां उठ रही हैं उसकी? मैं तो कह रहा हूं हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना हमारे वोटर को। लेकिन राहुल देव जी, आई वांट योर एनालिसिस ऑन बोथ साइड्स एंड देन आई एम एंडिंग इट। राहुल जी, सपा कांग्रेस, आप बीजेपी समझ नहीं पा रहा हूं कि इस पर क्या बोलूं, क्योंकि ये
ये इतना मैं नहीं जानता मैं इसमें क्या बोलूं, क्योंकि सभी इतनी बार बार वही बातें दोहराई जाती हैं, इतनी बहसें हम कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इतनी बार सुन चुके हैं और एक दूसरे से कह चुके हैं। मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है कि एक सबसे आसान चीज़ ये है जो हर इसमें से कौन सी पार्टी ऐसी है कुछ एक आध को छोड़कर जिसके नेताओं के ऊपर, जिसके कार्यकर्ताओं के ऊपर स्त्रियों के साथ दुराचार के आरोप नहीं लगे हैं, जिसमें अपराधी नहीं रहे हैं, जिसने अपराधियों को टिकट नहीं दिए हैं। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं और ये दूसरी पार्टियां भी देख लेंगे तो सबने किया है, लेकिन सवाल जब उठाए जाते हैं तो ये है कि हमारा छोड़ो, तुमने जो किया था, तुम्हारे समय जो हुआ था उसका क्या कर दीजिए। एक बड़ी बात, अच्छी बात अभी हुई कि भाई जो असली मुद्दे हैं देश के, इस चुनाव में जो हमारे सामने मुद्दे होने चाहिए, जनता के सामने अपनी उपलब्धियां और अपनी आलोचना रखने की जो एक मौका मिलता है, उस पर बात कब होगी? देश की चुनौतियों पर बात कब होगी? बिल्कुल कब होगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं सुधांशु जी, आज बीजेपी ने एक बात तो साफ कर दी, अशोक चव्हाण से लेके और करण सिंह तक, दैट विनेबिलिटी इज द ओनली फैक्टर राइट नाउ। यानी जीत, साम दाम दंड भेद, जीत सबसे बड़ा इशू है बीजेपी के लिए, अशोक चव्हाण से लेके करण सिंह तक। बाकी सब झेल लिया जाएगा, संभाल लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता देखते हैं क्या डिसाइड करती है। अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हैं? ओके बोलिए 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 राजनीति बोलिए बोलिए बस एक लाइन में बोलिए बोलिए, दो लाइन में सिर्फ बोलिए। राजनीति है, विरोध में विचार नहीं है, इसीलिए ना मणिपुर में जाके विरोध करते हैं अच्छा। और ना कैसरगंज में जाके विरोध करते हैं। सारी बातों को लेके दिल्ली में ना कर्नाटक में गिरफ्तार करते हैं, दिल्ली में आके हल्ला मचाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूं जनता को डिसाइड करने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। को पावर्ड बाय हिंद।